दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस और उसमें पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें 14वां चैप्टर से फिजिक्स स्टार्ट है। तो हम पिछली वीडियो में 14वां चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस वीडियो में 15वां चैप्टर जो कि हमारा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, हम ये जान। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक सबसे पहला आता है गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। तो जानिए गोलीय दर्पण क्या होता है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई कांच का गोला होता है, खोखला गोला, या कोई कांच का मेटल होता है जो, तो उसे अगर हम बीच से काट देंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक ये वाला एक ये। तो अगर हम उसके एक पार्ट पर कालई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे वाले पृष्ठ को क्या बना देंगे, परावर्तक बना देंगे। जैसे मान लीजिए जिसका आधा पार्ट ये इतना है, तो इस तरफ हम कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ न जा पाए, और जिससे प्रकाश यहाँ आएगा तो ये परावर्तित हो जाएगा। तो इस तरह जो भी हमें प्राप्त होगा निकाय, उसे बोला जाता है गोलीय दर्पण। बात समझ में आ गई। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जिसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आ जाता है हमारा उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए बारी बारी जानते हैं ये दोनों क्या है। पहला आता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर। तो देखिएगा, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, इसमें कलई, ये जो आप डट डट देख रहे हैं, ये साइड कलई लगाया हुआ है। तो जो इस पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होगा, यहाँ देखिए परावर्तित इस वाला इस तरफ से हो रहा है, यहाँ से मतलब ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जो परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर झुका होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है। मतलब ऐसे है, हमारा कांच का खोखला गोला था, इस साइड हमें लगा दिया गया कांच लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर दी गई, तो ये वाला पृष्ठ हो गया हमारा परावर्तक, मतलब यहाँ से प्रकाश आएगा और परावर्तित होकर चला जाएगा। तो ऐसा पर दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर दबा होगा, वो होगा क्या, अवतल दर्पण। मतलब जिस पर परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होगा वो होता है अवतल दर्पण। सेम ऐसे ही देखिएगा दूसरा है, दूसरा हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा ये क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। सॉरी, ये डिफिनीशन गलत लिख दी गई है, यहाँ पर ये गलत लिखा उठा है, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर लिखा, इसका डिफिनीशन होगा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, वह दर्पण जिसका बाहर की ओर उभरा होता है। यहाँ पर देखिए उभरा, यहाँ पर इसका परावर्तक पृष्ठ देखिएगा, ये वाला है परावर्तक पृष्ठ, इस टाइप कलई लगी हुई है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये पूरी डिफिनेशन गलत हुई, वो प्रीवियस वाली कॉपी हो चुकी है। तो इसका परिभाषा ये होगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होगा वो होगा उत्तल दर्पण, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होगा वो होगा अवतल दर्पण। बात समझ में आ गई। आई होप आप सबको इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। अब आता है हमारा, देखिए दर्पण का ध्रुव, मतलब पहले आएगा क्या, डिफिनीशन है कुछ, देखते हैं वो क्या है। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसमें बहुत से, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है कि परिभाषाएं कितनी है, क्या क्या है, किसे क्या नाम दिया गया है और किससे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें पहली परिभाषा हमारी आ जाती है दर्पण का ध्रुव, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी है। तो बोला गया दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ आप देख सकते हैं ये वाला है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु यहाँ जो भी मध्य बिंदु होगा वही उसी को दर्पण का ध्रुव कहे। जैसे मान लीजिए चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, दोनों का मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु, उसी को बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिनोट किया गया है, यहाँ पर भी ये दर्पण का जो बिंदु है वही मध्य बिंदु, उसी को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। ये है अवतल दर्पण के लिए और ये है उत्तल दर्पण के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा आ जाता है हमारा वक्रता केंद्र। तो देखिएगा वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिएगा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिएगा आप अभी तक देखे थे ये लेंस ये या दर्पण ये आधा ही था, तो ये जिस भी खोखले गोले का मतलब अगर इसे केंद्र, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था, इसे पूरा गोला कर दिया जाए, ऐसा पूरा गोला कर दिया जाए तो गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा ही होगा। यहाँ पर ये केंद्र है, तो जिस भी उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब ये खोखला गोला था, ये वाला पार्ट खोखला गोला था, उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण के लिए है और ये उत्तल दर्पण के लिए है। यहाँ पर ये केंद्र जो होगा वही होगा उसका वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए उसके बाद आता हमारा वक्रता त्रिज्या। तो देखिएगा वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या की मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जो होगा हमें उत्तल या अवतल जो भी मिलेगा, वो जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या तो आप सभी को पता है, केंद्र से लेकर कोई वृत्त अगर है तो केंद्र से लेकर उसकी परिधि तक की दूरी को, परिधि मतलब उसके बॉर्डर जो होगा वृत्त की, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। तो वही सेम यहाँ पर वक्रता केंद्र जो होगा, वक्रता केंद्र से अगर कोई दर्पण की किसी भी बिंदु तक अगर कोई भी रेखा खींची जाएगी तो वही होगी वक्रता त्रिज्या। तो यही बोला गया है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे सदैव स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल आर है, कैपिटल आर मत लिख दीजिएगा। इसे सदैव स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ये डिनोट किया गया है। बात समझ में आ गई? ये अवतल दर्पण के लिए है और ये उत्तल दर्पण के लिए। आई होप आप सभी को इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। आगे आया हमारा अभिलंब। अभिलंब मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है ये जानते हैं। नॉर्मल गोली दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे अभिलंब मतलब आप सभी को पता है लंब, जैसे कोई एक लंबवत रेखा खींची गई है उसके ऊपर यहाँ पर देखिए कोई ये अगर हम डाल देंगे तो ये हो जाता है अभिलंब। हमारे ये 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये बात हो जाती है अभिलंब। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, गोली दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। मतलब ऐसी लंबवत रेखा होनी चाहिए, उसके पर अगर कोई ऐसा लाइन खींच देंगे तो अभिलंबवत हो ही जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी देखते हैं क्या डिफिनेशन है हमारी। आगे हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जो भी डिफिनेशन आपको ना समझ आए हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उससे भी और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मुख्य अक्ष जो होता है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव पी, ध्रुव को तो पी से प्रदर्शित करते हैं, तथा वक्रता केंद्र जो होती है इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब कोई अगर सी से वक्रता केंद्र सी और ध्रुव, ध्रुव से अगर कोई रेखा हम खींच देते हैं सीधी, एक सीधी रेखा, वही हो जाती है हमारी मुख्य अक्ष। चाहे जैसा अगर हम केंद्र यहाँ पर है तो ध्रुव यहाँ है, अब अगर दोनों को मिलाते एक रेखा खींच देंगे तो वही हो जाएगी हमारी मुख्य अक्ष। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन, ये वाली आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये वाली लाइन जो हमारी मुख्य अक्ष है। बस समझ में आ गई?
ये ऐसी जो सीधी लाइन है, ये वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें यहाँ पर ये रेखा है मुख्य अक्ष। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। अब आता है हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या? अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक मीन्स अपर्चर ऑफ मिरर। तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप देखिएगा जो भी लेंस होगा, लेंस जो होगा, अगर हम वहाँ से जितना बड़ा लेंस होगा वहाँ से सीधी जहाँ तक है लेंस, अगर हम ऐसे रेखा खींच देते हैं तो यही बात हो जाती है हमारी द्वारक। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक उत्तल लेंस था ये, तो जहाँ तक लेंस था हम वहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं तो हमारा वो हो जाता है क्या? दर्पण का द्वारक। ये बात हो गई है इसमें अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर यहाँ तक ये लेंस था, तो यहाँ से हम लेंस तक की दूरी को खींच देंगे तो हो जाएगा हमारा दर्पण का द्वारक। जैसे बोला गया यहाँ पर दर्पण का द्वारक क्या है? यम1 और यम2 है। ये था यम1 बिंदु, ये था यम2 बिंदु। तो ये अवतल दर्पण के लिए था, ये उत्तल के लिए। बात समझ में आ गई? आशा करते हैं आप सभी को इतनी सारी डिफिनेशन याद हो चुकी होगी अच्छी तरह से, कोई भी कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है देखिएगा। मुख्य फोकस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डिफिनेशन आप देखिएगा, याद रटेंगे तब नहीं, अगर आप समझेंगे तो अच्छे से कंफर्म याद हो जाएगी। आप रटेंगे तो वो कंफर्म याद नहीं होगी, कभी ना कभी आप जल्दी उसे भूल जाएंगे। तो देखिएगा क्या होगी, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष तो हमारी ये बीच वाली रेखा जो दिख रही है ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली समांतर रेखा वो होती है ऐसे जो एक दूसरे को कभी भी कहीं भी ना मिले, वो होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा। तो चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये गोली दर्पण है, परावर्तित यही होंगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अगर कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये सारी देखिएगा किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या बोलते हैं? मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जो हमारा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलेंगी, बट उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलेंगी, वो केवल आभासी होंगी, उन्हें हम केवल प्रतीत कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो मिल रही हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं मिलेंगी। तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप सभी को इतनी बातें सारी याद हो गई होंगी। तो एक बार हम फिर समझा देते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाता है। अगर आप ये एक टर्म है जो आप हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा यूज होगा कि अगर कोई भी किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन पश्चात सदैव मुख्य फोकस पर ही मिलती है। उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में जो भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस पर या मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी भी वैसे ही है, देखिएगा। फोकस दूरी जिसे इंग्लिश बोला जाता है फोकल लेंथ। तो इसकी डिफिनेशन है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ध्रुव तो आप सभी को पता ये होता है, ध्रुव है जहाँ पर मुख्य फोकस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही बोलेंगे वो स्मॉल एफ से, जिसे फोकस दूरी बोला जाता है। तो देखिएगा इसमें यही बात है कि यहाँ पर ये जो मुख्य फोकस था हमारा और ध्रुव था, जैसे देखिएगा यहाँ से है ये दर्पण है कोई, यहाँ पर इसका केंद्र पे यहाँ पर इसका मध्य बिंदु P है जिसे ध्रुव बोला जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर है हमारा फोकस, मुख्य फोकस जो अभी हमने बताया। तो यहाँ मुख्य फोकस से लेकर P तक की दूरी को ही, यहाँ इतनी दूरी को ही बोलेंगे फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से
व्यक्त किया जाता है, मतलब स्मॉल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ गई? आई होप आप सभी को पूरी इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे आ जाता है हमारा फोकस तल। फोकस तल क्या होता है देखिएगा ध्यान से। फोकस तल तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, एक ये है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है ये। और अगर कोई रेखा ऐसे हम खींचे जो मुख्य यहाँ पर है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस से जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत होगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम बता रहे फिर से, ये था एक लेंस था हमारा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा था क्या, मुख्य फोकस यहाँ पर है। तो ऐसी कोई लाइन खींचेंगे जो यहाँ से मुख्य फोकस से गुजरे। देखिए यहाँ लाइन जो मुख्य फोकस से गुजर रही है, यहाँ पर मुख्य फोकस था, ये वाला लाइन मुख्य फोकस से गुजर रही है, और ये है मुख्य अक्ष, इसके लंबवत भी है। तो ऐसी रेखा जो मुख्य फोकस से गुजरे तथा मुख्य अक्ष के लंबवत भी हो, यहाँ लंबवत भी हो, तो इसे बोला जाता है दर्पण का फोकस तल। बात समझ में आ गई? जैसे देखिए यहाँ पर ये मुख्य फोकस था, मुख्य अक्ष था हमारा, और ये बिंदु जो देख रहा है ये था हमारा मुख्य फोकस। तो ये लाइन जो खींची गई हमारे पास, देखिए मुख्य अक्ष ये था, इसके लंबवत है ये, मतलब यहाँ इतना 90 अंश का कोण चारों तरफ बनेगा, और यहाँ जो है ये वाला बिंदु जो था हमारा, यहाँ था ये मुख्य फोकस। तो अब यहाँ पर मुख्य तल, हमारा फोकस तल क्या हो गया, पी डैश, यहाँ से पी डैश, ये है हमारा मुख्य तल। यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई यही बात है हमारी मुख्य तल। तो आई होप आप सभी को इतनी सारी डिफिनीशंस अच्छे से याद हो गई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये पूरी डिफिनीशंस को ही सीखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो डेली लाते रहते हैं, और जिससे आपकी स्टडी बहुत ही आसान हो सकती है। तो हम अभी तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बाय द वे हम मैथ भी पढ़ाते हैं, और मैथ में कई सारा चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से क्लास 10th से रिलेटेड मैथ्स की पूरी वीडियोस मिलेंगी, जहां से आप फ्री में अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो भी बचा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।